सभी लोगों को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसे मान लो। जी योगेश जी, हम इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे कि गोविंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा जी। है। तो गोविंद जी राजीव दीक्षित जी की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि गोविंद जी और इनकी टीम पूरे 24 घंटे प्रयासरत होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शारीरिक तकलीफ होती है और वो व्यक्ति अगर एक कॉल करता है तो टीम जो है तुरंत उनके साथ में संपर्क बनाती है और उनकी समस्या को दूर करती है। तो ये जो इमरजेंसी तरीका है ठीक करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना क्या होता है कि कोई शारीरिक तकलीफ अगर होती है तो बंदा उससे परेशान होता रहता है और दर दर भटकता रहता है कि कहाँ जाए, क्या करे, किस तरह से इलाज हो उसका। तो मुझे ये नहीं, बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेदिक है या इससे रिलीफ जो है। मिक्स है? जी जी, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और अच्छा जी। बहुत सारी इनको जानकारियां हैं। हाँ जी। और इसके साथ साथ ही जागरूकता अभियान जो है उसमें भी ये अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे कि दिल्ली में हमने देखा डॉक्टर तरुण कोठारी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, तो वहां पर भी इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और ये तो खैर अच्छा बहुत जी। छोटा सा मैंने परिचय दिया, बाकी तो हम गोविंद जी से ही जानेंगे। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो जिस तरह का काम कर रहे हैं मैं अच्छे से बयान नहीं कर पाऊंगी अपने शब्दों में। तो अच्छी गोविंद जी बात है। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आपका भारत जागो अभियान के इस कार्यक्रम महासमागम में हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ और जी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जी गोविंद जी। जी। वंदे मातरम आप सभी को। सभी को वंदे मातरम की। वंदे मातरम भैया जी। ये जो शब्द है भारत जागो आंदोलन, भारत जागो अभियान जी। भारत जागो अभियान आंदोलन जो भी आप कह लें, हाँ जी। मेरे लिए तो सिर्फ एक शब्द है कि अगर मैं नहीं जागा हम्म। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सही खुद है। को जगाना पड़ेगा। हम्म। हर व्यक्ति को जागना पड़ेगा। भारत किसी एक शब्द से, किसी एक व्यक्ति से नहीं बना हुआ है और एक व्यक्ति की वजह से भी बना हुआ है। मतलब जी। एक एक कण से पत्थर बनते हैं, हम्म। तो उसी तरीके से हर आदमी खुद में भारत है, खुद में भारत है। भारत का बिल्कुल। परिचय देता है। कण जैसे हम विदेशों में होते हैं, विदेश में कण होते कण हैं तो से वो ही पत्थर, कण कण से ही पत्थर बनता है, पत्थर के बाद चट्टानें बनती हैं, फिर पर्वत बनता है। हाँ। अच्छा गोविंद तो जी, मैं एक विनती करना चाहूंगी आपसे, अगर संभव हो पाए, आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अगर अपना कैमरा खोल लेते तो जो वीडियो है वो हाँ, हम यूट्यूब पे भी प्रकाशित कर पाते ताकि ज्यादा लोगों तक जानकारियां पहुंचती। जी। एक मिनट दे। हर आदमी को अपने आप को जगाना है। जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले जो महामारी आई, तो सबसे पहले मैंने खुद को अपने आप को जगाया। हम्म। वो सारी बातें जो मेरे अपने अंदर में मन में शंका संदेह जो थी, उसकी पूरी की पूरी पहले अपने व्यक्तिगत तौर पे कि मुझे अपने आप से क्या सवाल हैं, किस चीज़ का क्या है और क्या चल रहा है, इसका लिंक का क्या है। मुझे आज भी याद है कि 15 जनवरी के आसपास किसी ने मेरे से बात करी कि भैया आप ये ग्रुप चलाते हो स्वस्थ समृद्ध परिवार का, और कि एक बीमारी आई है उसका क्या। मैं कहा जी ऐसा है, मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या है मुझे नहीं मालूम। जिस दिन आएगा उस दिन हम देख लेंगे, और ना ही मुझे पहले उसके बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो उनमें से हैं कि आ जाओ हम सामने से लड़ेंगे। जब किसी और देश में कहीं कुछ और हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा उस पर हम प्रतिक्रिया करेंगे। जो कुछ चीज़ें लेके, तो इस बात को हम लेके आयुर्वेद के प्रति अध्ययन किया। जो पहला केस आया मेरे पास, वो आया 10 अप्रैल को कि भैया, मैंने कहा ठीक है जी कहाँ पे है। कह रहे जी दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी। मैंने कहा ठीक है जी आप मुझे ले चलो, क्योंकि यहाँ पे बंद है, मेरे पास कोई साधन है नहीं। तो अपनी गाड़ी में लेके आए, अपोलो हॉस्पिटल में थे, वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज करा के ले आए थे घर पे, पूरी तरह से रखे हुए थे। मैं उनके घर गया आराम से, उन्होंने कहा लो। मैंने कहा किस बात के लिए। कह रहे जी वायरस है, ये है वो है। मैंने कहा जी वायरस है ही, थोड़ी मतलब दूसरे मतलब बचने वाला, उसको तो अच्छा। शीशे या तो मेरे आगे मेरे चारों तरफ शीशा कर दो, तो शायद मेरे को वायरस ना रहे, और शीशे में मैं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। हम्म। तो इस तरीके से मैंने उनके घर में पहला केस देखा, और उनके बाद उसके बाद उनके यहाँ तब मुझे लगा कि एक पल के लिए लगा था कि वाकई
कहीं ऐसा तो नहीं, सचमुच तो नहीं है, मुझे भी तो नहीं हो जाएगा एक पल के लिए। फिर मुझे राजीव भाई की बात याद आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब षड्यंत्र है, यूरोपियन कंट्री को अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की एक चाल है। जी। मतलब ये जो है जो भी आज अब जो भी आप देख रहे हैं ना, वो सब के सब एक ही, उसका एक ही मोटिव है। किसी को मारने का कोई ज्यादा मोटिव नहीं है कि हम किसी को मार देंगे, जिंदा कर देंगे, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सबसे ज्यादा मोटिव है, क्योंकि इस बीच में 2 साल में जो सबसे ज्यादा हुआ है वो व्यापार हुआ है। किनका? पूंजीपतियों का। और किसके पैसे खींचे गए? मिडिल क्लास फैमिली, उनके पैसों को खींचा गया, या छोटे देशों को पैसा खींचा गया, यानी छोटे देशों को कर्जा दिया गया तो उनको खींचा गया। मतलब जो भी आप कह लें, एक तरह से पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। वायरस हो सकते हैं, है नहीं है, कितना होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ना ही जो कि उस वक्त हमारे से बात होती, तो मैंने कहा जी एक ही बताओ मुझे, पूरे वर्ल्ड में जांच करने के लिए किट ऐसी कौन सी फैक्ट्री थी जिसमें रातों रात इतनी बन गई? क्योंकि मैं भी एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हूँ, मुझे भी मालूम है कि अगर कुछ छापना होता है तो बड़ी से बड़ी मेडिसिन प्रिंटिंग मशीन जो है 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नहीं छाप सकती। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? यानी ये कहीं न कहीं पहले से प्रोडक्शन किया हुआ है, हर चीज यानी प्लान्ड है, यानी एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। इसको समझ, फिर भी मानने वाले माने, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे हैं। जिनके ऊपर बीती है, जिनके परिवार गए हैं, वो उनको समझाना अलग बात है, जो भी चीजें हैं। लेकिन हम कैसे बचें, ये बात है। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम क्या करना चाहिए। राजीव भाई को सुनने के बाद 2016 में मैं पहली बार जब राजीव भाई को सुना, तो मैंने उनके सारे, हर क्षेत्र के सारे व्याख्यान सुने। व्याख्यान सुनने के साथ उस पर गहन चिंतन भी किया, मनन भी किया कि भैया आज के समय में एक इन सारे मुद्दों को हटा दिया जाए तो हर आदमी किस चीज से परेशान है? पैसे से परेशान होगा तो अंत में कहेगा जी ठीक है 10,000। भाई इसी दुनिया में 10,000 रुपये कमाने वाले भी रह रहे हैं और 100 करोड़ कमाने वाले भी रह रहे हैं एक ही महीने में। लेकिन परेशान सबसे ज्यादा इंसान किस चीज से है? 2 चीजों से, एक संस्कार और एक स्वास्थ्य। हर इंसान परेशान है अपने स्वास्थ्य से लेकर, और दूसरी बात संस्कार से लेकर कि मेरे बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं है, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब जो भी है वो संस्कार। तो राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने इसी चीज पे मैंने कहा कि मैं जो अपने जीवन में जो प्रयास कर पाऊंगा, तो अपने जीवन के अंत तक लोगों के त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगा। उसमें त्रैहिक दुख में दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख जो मुझे मालूम है या जो नहीं मालूम है, और सामने वाले ने मुझसे बोला कि भैया मुझे तकलीफ है और मेरी तकलीफ के लिए आप कुछ बताएं, और मुझे नहीं मालूम है तो उसके लिए पढ़ूंगा, ढूंढूंगा। तो ये मेरा प्रयास है। भौतिक भौतिक दुख, जब सामने अगर मुझे कोई चीज लेनी होती है, परचेज खरीदनी होती है, तो मैं देखता हूँ कि मैं किससे लूं। उस इंसान से लूं जिसकी ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे जूस पीने की जरूरत है तो जूस पीने के लिए मैं बड़े से जो बड़ा हुआ स्टॉल अच्छा सुंदर सा है उस पे ना जाके किसी गरीब, जो गरीब सा दिख रहा है, धूप में लहलाती धूप में खड़ा है, उससे लेता हूँ। यानी मैं उसके भौतिक दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। दैविक दुख, जब भी कोई दैविक दुख आएगा तो सबसे पहले अपने आप को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, समाज को संभालना है, सामने वाले को संभालना है। ये अब मेरा लक्ष्य है। अब मतलब मेरा तो क्या, मैं कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए कि हमारी वजह से सामने वाले किसी भी इंसान का, जीव जंतु का दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख दूर करने का प्रयास होना चाहिए। जितने भी बीच में आंदोलन, अवेकन इंडिया मूवमेंट और तरुण कोठारी जी, देवेंद्र बेलारा जी, साहिल गोयल जी, इन सबके जब भी अभियान हुए, जो मेरे से बना, अपनी जागरूकता के लिए, अपने परिवार के लिए गया था मैं। अगर कोई मुझसे पूछा था भैया आप यहाँ पे आए हैं किसके लिए आए हैं,
मैंने कहा जी मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा है। अगर मैं ही नहीं जागूंगा तो फिर मैं दूसरों जी। को क्या बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। की बात आई, पूरे परिवार में सबने, जो भी रिश्तेदार हैं सबने हम ठीक है, हमें जो मालूम था हमने सामने वाले को बोला कि देखो भैया है, मर्जी आपकी है, आपका शरीर है। जब हम अपने शरीर में कोई गलत चीज नहीं खाते, खाने से पहले एक्सपायरी देखते हैं। कई बार हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके पीछे देखते हैं, अरे भाई ये पुराना है, ये एक्सपायर हो रखा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा टटोलते हैं। तो इसके बारे में भी क्यों ना टटोलें, मतलब इसके बारे में जानें, सोचें, उसके बाद आपका फैसला है। मेरी तरफ से अगर कोई पूछता है कि लूं, तो मैं कहता था प्राकृतिक शरीर में अप्राकृतिक दवाओं का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 800 करोड़ की आबादी पूरे ब्रह्मांड में है तो 800 करोड़ के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला कैसे काम कर सकता है, मैं नहीं मानता। क्योंकि जब जब मैंने चिकित्सा क्षेत्र में आया तो किसी को बुखार आया तो उसी बंदे को बुखार के लिए हमने तुलसी दिया, दूसरे बंदे को धनिया देना पड़ा, तीसरे बंदे को गिलोई देना पड़ा, चौथे बंदे को अदरक देना पड़ा, पांचवें बंदे को सौंफ देना पड़ा, छठे बंदे को कुछ और देना पड़ा। एक ही बुखार, बुखार तो बुखार ही था, लेकिन दवाइयां अलग कैसे चेंज हो गई, तो एक जैसी कैसे हो सकती है। ये मेरी अपनी सोच है, सामने वाले माने ना माने, मेरा शरीर है, प्राकृतिक शरीर है, अपने शरीर का मेरा अधिकार है। मैं अपने जीवन में जब तक हूँ अप्राकृतिक दवाओं का सेवन नहीं करूंगा, यथासंभव। जरूरत पड़ने पे, अब मेरा एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे काटना, अप्राकृतिक दवाओं के थ्रू ऑपरेशन होना है, कुछ होना है, तो ठीक है, जहाँ जरूरत है वहां हम कराएंगे, जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। इसके लिए मैंने अपने बच्चे के स्कूल के लिए, मेरी बेटी 10th क्लास में थी, उसके लिए हमने स्कूल में कई बार जाके व्यक्तिगत तौर पे बात करी, नहीं जी, फिर उनको समझाया, काफी सारे बात करी, फिर उन्होंने बोला जी ठीक है, हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं कि आपने अगर ये कह रहे हैं कि आप 2 साल में 3000 से पेशेंट को अपने साथ रह के, उसके साथ छू के, और आपके परिवार और बच्चों को नहीं हुआ है, यही आपके लिए सबसे बड़ा मानना है मेरा, तो मैं लिखित रूप में दे दो। मैंने लिखित रूप में एप्लीकेशन दे दिया कि जी ठीक है, ये मेरा लिखित रूप में एप्लीकेशन है। मैं अपने बच्चों को, अपने, मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे, मेरी बच्ची की भी इच्छा है कि वो करवाएगी। ऐसा नहीं कि हमने, माँ बाप ने दबाव दिया, नहीं तो एज ए कानूनन आप किसी को दबाव नहीं दे सकते। तो मैंने अपने बच्चों की भी मर्जी के अनुसार ही पहले बच्चे को भी समझाया, उन्होंने भी किया। इस तरीके से हमने अपने बच्चे को मैंने बचा लिया, अपने परिवार को, और